दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में हुआ बड़ा फैसला, 15 महीने में कायम होगी फ़लस्तीनी रियासत। ब्रिटेन की बड़ी धमकी, पीएम स्टारमर ने कहा इसराइल ने जंग न रुकी तो सितंबर में फ़लस्तीन को मान लेंगे रियासत। यूरोप में मची फ़लस्तीन को तस्लीम करने की होड़, ब्रिटेन फ्रांस के बाद एक और मुल्क सितंबर में करेगा तस्लीम। तुर्की ने द हेग ग्रुप के जरिए इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कदम उठाए। तुर्की बना पहला मुल्क जिसने इसराइल को हथियार रोकने वाली पहल पर किए दस्तखत। ईरान ने कहा अमेरिका से बातचीत का कोई प्लान नहीं, हम शहीदों के मकसद के लिए हैं खड़े। और अमेरिका ने डाला लेबनानी हुकूमत पर प्रेशर, कहा हिजबुल्लाह के सरेंडर का ऐलान करो वरना बातचीत बंद। इसराइल को दिया ग्रीन सिग्नल। शुरुआत करते हैं इस शो की। फ़लस्तीन को अलग रियासत बनाने का प्लान तय हो गया है। 15 महीने में कायम होगी फ़लस्तीनी रियासत, ये इस कॉन्फ्रेंस से बात निकली है। न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ है 15 महीने वाला। न्यूयॉर्क में मंगल को 2 रियासती हल पर हुई अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि अगले 15 महीनों में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया ड्राफ्ट जो कहता है उसके सबसे अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कई पॉइंट्स हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनमें मुस्तकबिल के फ़लस्तीन की सूरत भी हो सकती है। ये पॉइंट्स कहते हैं, ये ड्राफ्ट कहता है कि जंग, कब्ज़ा और जबरी हिजरत से अमन नहीं आ सकता। हल सिर्फ 2 रियासत वाला है जिससे इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों की उम्मीदें पूरी हो सकें। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में ये बैठक हुई जिसमें यूएन में दुनिया भर के लीडर्स ने हिस्सा लिया, मगर अमेरिका और इसराइल ने इसका बायकॉट किया। ड्राफ्ट में जो ये बातें जिसके लिए मैं आपको यहाँ लाया वो अब समझ लीजिए क्या क्या वो अहम पॉइंट्स हैं। इसराइल को 2 रियासत हल के लिए पब्लिक ऐलान करना चाहिए। फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती हिजरत को खारिज किया गया। इस ड्राफ्ट में इसराइल से ये कहा गया है कि फ़लस्तीनियों पर जो तशद्दुद और ज़्यादा भड़काने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उन्हें रोका जाए। गज़ा की जंग ख़त्म करने के लिए फ़ौरन और मुश्तरका कदम उठाने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि कदम उठाए जाएंगे। हमास को होस्टेजेस छोड़ने होंगे और गज़ा की हुकूमत से हटना होगा, ये भी इस ड्राफ्ट में शामिल है। दोनों तरफ की सिविलियन हमलों की मजम्मत की गई, 7 अक्टूबर के हमले की भी और इसराइली जवाबी बमबारी दोनों की मजम्मत की गई। जंग में भुखमरी को हथियार बनाने की सख्त मुखालफत की गई। गज़ा में इंसानी मदद की फ़ौरन और बग़ैर रुकावट के रसाई की मांग की गई है। गज़ा की तामीर के लिए यूनाइटेड नेशन और दूसरी एजेंसियों की मदद से एक स्पेशल फ़ंड बनेगा। गज़ा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में ट्रांजिशनल कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। एक रियासत एक फ़ौज के उसूल को मंजूरी दी गई है जिसके तहत हमास से असलह छीन कर यानी उनके हथियार छीन कर फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फ़ोर्स के हवाले करने का दबाव रहेगा। हालांकि हमास सियासी तौर पर एक्टिव रह सकता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अगले 1 साल में आम इंतखाबात यानी आम चुनाव कराने का वायदा किया है। उनकी तरफ से गज़ा और वेस्ट बैंक के इत्तेहाद की बात दोहराई गई है, ये भी वहाँ थे। UNRWA के रोल को मौजूदा हालात में बेहद ज़रूरी बताया गया और कहा गया कि रिफ्यूजी हल निकलने के बाद इसकी सर्विसेज यानी UNRWA की सर्विसेज PA यानी कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दे दी जाएंगी, महमूद अब्बास वाली अथॉरिटी को। दोस्तों नतीजा साफ है, अब बॉल इसराइल के कोर्ट में है। अगर 15 महीने में 2 रियासती हल नहीं हुआ तो दुनिया का सब्र जवाब दे सकता है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में कौंधता है वो ये कि अमेरिका के रहते हुए क्या फ्रांस और सऊदी अरब और दुनिया भर के मुल्क कोई प्रेशर डालकर आज़ाद फ़लस्तीन की बुनियाद डाल सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? कोई भी ड्राफ्ट ऐसे, ये हालांकि एक आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये फ़लस्तीन के मुद्दे पर आम मीटिंग नहीं थी, ये एक बड़ी और ख़ास मीटिंग थी। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। अगर सवाल वही है क्या ये एक आज़ाद फ़लस्तीन का रास्ता खोलती है? हमें वेट करना होगा। सितंबर तक भी धार देख लेते हैं और सालों दहाइयों तक देखिए तो 15 महीनों तक भी देख लेते हैं। फ़लस्तीन की हिमायत में बड़ी हुकूमतों के बयान आ रहे हैं और अब इस सीरीज़ में एक और बयान आया है। अब फ़लस्तीन के हक़ में जो बयान है वो ब्रिटेन की तरफ से है जिसमें इसराइल को शर्तों के साथ धमकी दी गई है। ब्रिटिश वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट को साफ बता दिया है कि अगर इसराइल ने अगले कुछ हफ्तों में गज़ा पर हमला ना रोका और 2 मुल्की हल्की सियासी राह पर
अमल ना किया तो ब्रिटेन सितंबर में फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। मतलब ये तो वही बात हुई कि कानपुर वालों ने अगले महीने तक हाँ ना बोला तो हम पिंटू के रिश्ते के लिए लखनऊ वालों को हाँ कह देंगे। यह ऐलान एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग के बाद सामने आया, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टामर ने कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA से पहले भी यह कदम उठाया जा सकता है, बशर्ते इसराइल जंग रोकने, वेस्ट बैंक के हिस्से हड़पने की स्कीम रोकने और 2 रियासतों के हल की तायीद करने जैसे ठोस कदम ना उठाए। यानी अगर इसराइल टस से मस नहीं हुआ तो ब्रिटेन कह रहा है कि वो फ़लस्तीन को अब तस्लीम कर लेगा। अच्छा, ब्रिटेन का ये ऐलान इसराइल को नागवार गुजर गया कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है। सदियों तक दुनिया को गुलाम बनाने वाला मुल्क फ़लस्तीन की आज़ादी की बात कर रहा है और ज़मीनें कब्जाने वाली एक ताकत इस ऐलान से तिलमिला रही है। UN में इसराइली एम्बेसडर कह रहा है हम झुकेंगे नहीं। हम तुम पुष्पा हो क्या? ब्रिटेन के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान ने इसराइल को तिलमिला दिया है। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन ने ब्रिटेन की इस धमकी की सख्त मुखालफत की। डैनन ने कहा 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इसराइल अब कोई रियायत नहीं देगा। उसने दावा किया कि इसराइल पहले ही कई बार सीज़ फायर पर राज़ी हो चुका है, लेकिन अब उससे और झुकने की उम्मीद न रखी जाए। फ़लस्तीन को तस्लीम करने की होड़ सी लग गई है। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अब माल्टा ने भी ऐलान कर दिया है कि सितंबर में होने वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करने जा रहा है। ये डिक्लेरेशन है सीधा सीधा। माल्टा के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट अबेला ने कहा हमारा ये कदम मिडिल ईस्ट में पुरसुकून हल निकालने का हिस्सा है। यानी अब एक एक करके यूरोप के तमाम मुल्क भी ये कह रहे हैं कि कब्ज़ा नहीं, फ़लस्तीन चाहिए और फ़लस्तीन लेके रहेंगे। इसराइल का जेनोसाइड रोकने के लिए तुर्की ने बढ़ाया है कदम, ये खबरें कह रही हैं, और वो कदम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हॉलैंड ग्रुप की पहल पर साइन करने वाला पहला मुल्क बन गया है तुर्की। असल में तुर्की ने ऑफिशियली द हेग ग्रुप की उस इंटरनेशनल पहल पर दस्तखत कर दिए हैं जो इसराइल की जानिब से गजा में हो रहे जेनोसाइड को रोकने के लिए तैयार की गई है। ये ऐलान 16 जुलाई को बगोटा समिट के बाद आया था और तुर्की ऐसा करने वाला अब पहला मुल्क बन गया है। इस समझौते के तहत 6 बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसराइल को हथियारों की बिक्री और एक्सपोर्ट पर रोक लगने वाली है इस मुआहदे के तहत, या इस यूँ जो कहिए कि ये जो प्लान बनाया गया इसके तहत। हथियार ले जाने वाले जहाज़ों को बंदरगाह में रुकने से रोकना होगा जो इसराइल हथियार ले जा रहे होंगे। फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़े को सपोर्ट देने वाली सरकारी फंडिंग बंद करना ये भी शामिल है, और इंटरनेशनल लॉ का सख्ती से पालन करना ये भी शामिल है। द हेग ग्रुप की सेक्रेटरी वर्षा गांधी कोटा ने कहा तुर्की का ये कदम एक बड़ा पैगाम है। अब कानून को सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, लागू भी किया जाएगा। बाकी मुल्क भी सितंबर की डेडलाइन से पहले इसी तरह का कदम बढ़ाएंगे। आपको लग नहीं रहा है कि इस पूरे वीडियो में 4 बार सितंबर का जिक्र आ गया? आपको ये नहीं एहसास हो रहा कि सितंबर इस बार कुछ बड़ा होने वाला है या बहुत हॉट होने वाला है? सितंबर में बहुत कुछ होने वाला है जो इसराइल के खिलाफ। बहुत से लोग कहेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला, वो अंतर्यामी है। मैं कहूँगा वो चाहते भी कोई हल निकले, कोई हल निकला है नहीं। वो चाहते थे कोई खाना पहुँचाए, खाना पहुँचा रहा है, कुछ नहीं पहुँच रहा, सब भूखे हैं। तो ऐसे लोगों की बात नहीं करते। लेकिन आपको नहीं लगता सितंबर कुछ गर्म होने वाला है? बताइएगा। बात ईरान की। ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत के लिए अब तक कोई तयशुदा प्लान नहीं है, कोई प्लान पाइपलाइन में नहीं है। तेहरान में शहीदों के 40वें के मौके पर अब्बास अरागची ने कहा कि अभी तक किसी बातचीत के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया है। हाँ, अगर किसी भी मैदान में चाहे बातचीत ही क्यों ना हो हम हिस्सा लेते हैं, तो हमारा मकसद शहीदों के लहू और उनके मकसद का दिफा करना होगा। इससे पहले आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने भी इसी प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा था कि इसराइल के साथ 12 दिन की जंग ने ईरान की ताकत, सब्र और हमारे निज़ाम की मजबूती को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। ये मुश्किलें नई नहीं हैं,
ईरान ने कई दहाइयों से तख्ता पलट साजिशें और हमले झेले हैं और हमेशा फतह हासिल की है। अब लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह की वजह से अमेरिका का आता प्रेशर समझिए। अमेरिका दबाव बना रहा है हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने का ऐलान करे लेबनान, वरना बातचीत बंद में बहुत कुछ कांड हो जाते हैं। अमेरिका ने लेबनानी हुकूमत पर दबाव तेज कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि लेबनानी हुकूमत ऑफिशियली ये ऐलान करे कि वो हिजबुल्लाह को असलह से बेदस्त करने, यानी हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के लिए तैयार है। तभी जाकर इसराइल की फौजी कार्रवाइयों को रोकने की बातचीत आगे बढ़ेगी। मतलब अमेरिका इस बात का सिग्नल दे रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा, इसराइल लेबनान में बम गिराता रहेगा। कितने शर्म की बात है दोस्तों, सीज फायर में बम कौन गिराता है और उसकी हिमायत कौन कर रहा है? और फिर खुद मुख्तारी का राग अलापने वालों को लेबनान की खुद मुख्तारी का कोई ख्याल नहीं है क्या? रॉयटर्स को मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान के वजीर पब्लिक कमिटमेंट नहीं देते, तब तक अमेरिकी एलची या अमेरिकी एनवॉय थॉमस बैरक बैरूत नहीं जाएंगे और ना ही अमेरिका इसराइल पर किसी तरह का कोई प्रेशर बनाएगा कि वो साउथ लेबनान पर हवाई हमले रोके या वहाँ से अपनी फौजें पीछे हटाएं। तो एक तरीके से ये इसराइली आर्मी को और इसराइल को खुला ग्रीन सिग्नल है, करते रहो भिड़ो, ये नहीं मान रहे तुम्हें हम नहीं मना करेंगे। हाँ, अमेरिका जो ये कह रहा है कि फिर हम बातचीत से हट जाएंगे, बातचीत ख़त्म, उसमें लगता है कि फिर बड़ा हमला हो सकता है बेरूत तक इसराइल की तरफ से। बढ़ते आगे यमन की बात करते हैं। मंगल की शाम यमनी फौज ने, यमन की हुथीज़ वाली यमनी आर्म फोर्सेस ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला किया और इस बार भी निशाना था टेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां तमाम फ्लाइट्स रोक दी गईं। हुथीज़ ने दावा किया कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, मिसाइल जाकर सीधे टप से निशाने पर लगी। इसराइली मीडिया ने भी तस्दीक की कि यमन से फिर एक मिसाइल दागी गई। इसराइली फौज का दावा है कि उन्होंने, आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने, हमेशा की तरह दावा है कि उन्होंने मिसाइल को रास्ते में ही रोक लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन फ्लाइट्स की सस्पेंशन ये बताती हैं कि डर गहराता जा रहा है। ये खबर इतनी ही छोटी थी, वरना हो सकता है आपने सुबह से कहीं सुना हो इसराइल में धुआं, बेन गुरियन पर तबाही वगैरह वगैरह। खैर छोड़िए, खबरें जितनी हो उतनी ही देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।